नेक्स्ट जो हमने पीजीआईडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है वो हम देखेंगे पीडियाट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर नंबर 12 जीआईटी एंड लिवर डिसऑर्डर्स। इसमें से जो जीआईटी वाला पोर्शन है वो हम पहले करेंगे क्योंकि हमने मेडिसिन में जीआईटी ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये हम थोड़ा सा देख लेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। ठीक है, बाकी जो डिटेल है वो आप मेडिसिन से ही कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक वो यहाँ पर दिया हुआ है, इवेल्युएशन ऑफ द चाइल्ड विद वॉमिटिंग। ये जो डेफिनेशन सारी लिखी हुई है, ये वाला जो सारा पार्ट है ये आपने रीड करना है। ठीक है, कि आपने कैसे इवेलुएट करना है अ चाइल्ड विद वॉमिटिंग। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि वॉमिटिंग क्या होती है, रीगर्गिटेशन क्या होती है, उसके बाद इवेलुएशन आप कैसे करोगे, हिस्ट्री लोगे पेशेंट की, फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करोगे पेशेंट की, और आप बताओगे कि वॉमिटस जो है वो किस तरह का है। ठीक है, वॉमिटिंग की ड्यूरेशन क्या है, उसमें कोई ब्लड तो नहीं आ रहा, बाइल तो नहीं आ रहा, ठीक हो गया, और इसके अलावा बिलियस वॉमिटिंग तो नहीं है, और ब्लड वॉमिटिंग वही हो गया कि ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा। उसके बाद साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन। ठीक है, ये सारा हम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेड साइड है उसके अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जो है हम देखते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूल्स क्या है, प्रेजेंस ऑफ फीवर वगैरह। फिर आता है ये वाला टेबल आपने करना है कि कॉजेज़ ऑफ ब्लडी वॉमिटिंग। इसमें ब्लडी वॉमिटिंग क्यों हो सकता है बच्चे को, कि न्यूबॉर्न के अंदर मैटरनल ब्लड अगर उसने स्वेलो कर लिया है तो वो ब्लडी वॉमिटिंग कर सकता है, या ये हो सकता है कि कोई भी ओरोफेरेंजियल लीजन्स हो सकती हैं जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है, या फिर नोज ब्लीड के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। आपको पता है ना, एपिस्टेक्सिस एक होती है, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस, उसके थ्रू आ सकता है बच्चे के अंदर, या पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है। इतनी कॉमन नहीं होती बच्चों के अंदर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कंजेनिटली। फॉरेन बॉडीज़ हो सकती हैं बच्चों के अंदर, उसकी वजह से ब्लडी वॉमिटिंग आ सकती है, या फिर इसोफेजियल वेराइसेस हो सकती हैं। ठीक है, सो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ ब्लडी वॉमिटिंग। फिर आती हैं इन्वेस्टिगेशंस, ये आपने रीड कर लेनी है एक दफ़ा, और ये भी जो रीड करने वाली पॉइंट्स हैं ये आपने खुद कर लेने हैं। ठीक है, कॉजेज़ ऑफ वॉमिटिंग देख लेने हैं आपने एक दफ़ा टेबल के कौन कौन से कॉजेज़ ऑफ वॉमिटिंग है। गर्ड आता है, जीआईटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा जीआईटी डिसऑर्डर्स। जीआईटी डिसऑर्डर्स में कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, गर्ड हो सकता है। ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस जो होती है ना, इसमें ये होगा कि जो वॉमिटिंग होगी वो उसकी जो हिस्ट्री होगी वो मदर कंप्लेन करेगी कि जब से बच्चा पैदा हुआ है या 2 वीक्स आफ्टर बर्थ, ठीक है, तब से जो है इसको वॉमिटिंग हो रही है। इट मीन्स दैट कंजेनिटल जो है पाइलोरिक स्टेनोसिस हुई थी। पेप्टिक अल्सर डिजीज़, सीलिएक डिजीज़, हर्शस्प्रंग्स डिजीज़, अपेंडिसाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, आईबीडी, हेपेटाइटिस, पेरिटोनाइटिस। ठीक है, और ये सब कुछ ये आपने देख लिया। उसके बाद एक्स्ट्रा जीआईटी डिसऑर्डर्स आपने वॉमिटिंग देख लिए। ठीक है, ये एज सच जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे गर्ड आपका टॉपिक है पूरा, ये भी आपका सिर्फ मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पीड्स पॉइंट ऑफ व्यू से गर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपने नहीं करना। उसके अलावा आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्रोनिक डायरिया का। ठीक है, क्रोनिक डायरिया में से जो आपका एक यूक्यू आया हुआ है, इसमें से ये सबसे पहले हम केस डिस्कस कर लेते हैं। 3 years old चाइल्ड प्रेजेंट्स विद अ फेलियर टू थ्राइव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, फेलियर टू थ्राइव। ठीक है, क्रोनिक डायरिया में जो है फेलियर टू थ्राइव वाली जो है ना ये केस होता है। सीलिएक डिजीज़ में भी ये होता है, फेलियर टू थ्राइव। अपनी मेडिसिन में सीलिएक डिजीज़ पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि फेलियर टू थ्राइव बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही होती। क्रोनिक डायरिया, ही पासिस फ्रीक्वेंट लूज स्टूल्स पर डे। ठीक है, हर दिन उसको जो है वो लूज स्टूल्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुई हुई है, फीवर नहीं है, जॉन्डिस नहीं है, इसाइटिस नहीं है, हेपेटोस्प्लिनोमेगेली नहीं है, मींस दैट कि लिवर की कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, सीबीसी इज़ नॉर्मल। तो अब हमने देखना है कि इट इज़ एक्चुअली लूज स्टूल्स जो कि रोज़ाना आ रहे हैं तकरीबन, और क्रोनिक डायरिया उन्होंने खुद ही बता दिया। तो ये आपका केस है। डेफिनेशन आपने यहाँ पे करनी है क्रोनिक डायरिया की। क्रोनिक डायरिया क्या होता है, जिसमें 2 वीक से ज़्यादा जो है वो परसिस्ट करे डायरिया, उसको आप क्रोनिक डायरिया कहते हैं। इट परसिस्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स। ठीक है, और मोर देन 14 डेज़। ठीक हो गया। उसके बाद पैथोजेनेसिस जो है इसकी एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी हम मैकेनिज़म्स डिस्कस करते हैं। इसके 2 कॉजेज़ होते हैं, 2 टाइप्स होती हैं क्रोनिक डायरिया की। ऑस्मोटिक डायरिया हो सकता है, सेक्रेटरी डायरिया हो सकता है। ओके, ऑस्मोटिक डायरिया और सेक्रेटरी डायरिया में जो मेजर डिफरेंस आता है वो ये आता है कि ऑस्मोटिक डायरिया खाने की वजह से होता है। ठीक है, और सेक्रेटरी डायरिया किसकी वजह से होता है, फास्टिंग की वजह से।
ठीक है। तो ऑस्मोटिक डायरिया की वो सब कॉजेज़ होंगी जिसकी वजह से जब बच्चा खाएगा तो उसकी वजह से डायरिया होगा, ठीक है। और जब बच्चा खाना छोड़ देगा तो डायरिया होती रुक जाएगा। तो ये सारे होते हैं ऑस्मोटिक डायरिया, ठीक है। तो ऑस्मोटिक डायरिया जो है ये होता है। अब यहाँ पे जो इसके कॉजेज़ लिखे हुए हैं वो आपने देख लेने हैं कि ऑस्मोटिक डायरिया के कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं। सबसे पहले एक्सेसिव सॉर्बिटोल इंजेक्शन, ठीक है। सॉर्बिटोल जो होता है जब हमारे जो है ये देखें ये आपकी इंटेस्टाइन की जो है ना वो ल्यूमेन है और यहाँ पे इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से खाना हम सॉर्बिटोल बहुत ज़्यादा बच्चा ले लेगा ना तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो सॉर्बिटोल जो होता है ना वो एक एक्सेस मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन होने की भी एक कैपेसिटी होती है। अब सॉर्बिटोल इतना ज़्यादा ल्यूमेन में भरा हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पे वाटर आ जाएगा, ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से पानी आ जाएगा सॉर्बिटल के साथ और वो डायरिया की फॉर्म में बाहर निकलता शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेसिव सॉर्बिटोल, और सॉर्बिटोल किस में ज़्यादा होता है? फ्रूट जूसेस में, ठीक है। तो इस वजह से बच्चे जो सॉर्बिटोल ज़्यादा फ्रूट जूसेस पीते हैं, एक्सेसिव पी लेंगे तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक डायरिया हो सकता है। इसके अलावा सीलिएक डिजीज़ आ जाती है, ठीक है। मतलब ऑस्मोटिक डायरिया में वो सारे कॉजेज़ होंगे जब बच्चा खाना खाएगा तो उसकी वजह से। सीलिएक डिजीज़ भी आपको पता है ग्लूटेन जो वीट, राय, बार्ले इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो उसकी वजह से डायरिया होता है, तो सीलिएक डिजीज़ आ जाएगी। फिर काउज़ मिल्क एलर्जी हो सकती है, काउज़ मिल्क भी खाने की वजह से हो रहा है तो ऑस्मोटिक डायरिया है, ठीक है। ओवर ईटिंग की वजह से वही हो गया। फिर लैक्टोज़ इंटॉलरेंस में भी वो मिल्क लेगा तो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होगी ना, तो इस वजह से। इसके अलावा ये सारे कॉजेज़ भी लिखे हुए हैं और भी लिखे हुए हैं, ये आपने देख लेने हैं। मेजर कॉजेज़ यही हैं कि जो है सॉर्बिटोल इंजेक्शन, सीलिएक डिजीज़, काउज़ मिल्क एलर्जी, लैक्टोज़ इंटॉलरेंस, ओवर ईटिंग, ठीक है। प्रोटीन एलर्जी, मैलन्यूट्रिशन भी इसमें आ सकता है, एंटेरिक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो है मैलन्यूट्रिशन में मैल डाइजेशन होती है, मीन्स एब्जॉर्प्शन जो होगी वो प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी। इसमें मेनली होता है कि जब भी हमारा खाना आता है तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं ताकि वो खाने को डाइजेस्ट करें, ठीक है। लेकिन जब पैंक्रियाटिक इनसफिशेंसी होगी या वो प्रॉपर एंजाइम्स जो हैं वो ब्रेक डाउन नहीं करेंगे फूड को तो अल्टीमेटली डायरिया होगा, ठीक है। अगेन फूड लेने की वजह से, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे आ जाते हैं इन्फेक्शंस की वजह से ये होता है कि वो जो इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होती जिसकी वजह से डायरिया होगा, ठीक हो गया। तो ये सारे ऑस्मोटिक डायरिया के कॉजेज़ हैं। सेक्रेटरी डायरिया जो होता है ना इसमें मेजरली ये होता है कि पेशेंट जो है उसमें फास्टिंग की स्टेट में जो है ना डायरिया होगा, ठीक है। तो सेक्रेटरी डायरिया में जो मेजरली वो आता है हमारा कोई इन्फेक्शन, ठीक है, जिसमें आपका ई कोलाई का इन्फेक्शन आ जाता है, उसकी वजह से टी सेल की इम्यूनो डिफिशिएंसी हो जाती है या बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाए, ओवर ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो हमारे एब्जॉर्प्शन होती है वो इफ़ेक्ट होती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है या सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से जो डायरिया होता है उसको हम जो है सेक्रेटरी डायरिया कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये दोनों जो है ये हमारी डिफरेंस होता है क्रोनिक डायरिया के अंदर। क्रोनिक फाइंडिंग्स जो क्रोनिक डायरिया की क्लिनिकल फाइंडिंग्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो सीलिएक डिजीज़ में भी हमने देखी थी कि स्टीटोरिया होता है, वेट लॉस होता है और इंक्रीज्ड एपेटाइट होती है, ठीक है। स्टीटोरिया में क्या होता है कि आपने मदर से पूछना होता है कि जो स्टूल्स होते हैं वो ईज़िली फ्लश हो जाते हैं, पानी के ऊपर तैर तो नहीं रहे होते, फ्लश तो नहीं होते, फ्लश होते हुए मसला तो नहीं होता, इट मीन्स दैट फैट जो है वो मैल अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से स्टीटोरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ क्रोनिक डिजीज़, ठीक है। और इसके अलावा पेशेंट जो है मैलन्यूट्रिशन की तरफ चला जाएगा जब डायरिया होता जाएगा, और डायरिया फिर से होगा तो मैलन्यूट्रिशन, तो ये एक साइकिल चलती रहती है। और इसके साथ साथ दूसरी जो वाइटामिन होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन ए, डी, ई के जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं उनकी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि आयरन नहीं एब्जॉर्ब हो रहा होता तो एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और कैल्शियम जो होता है वो भी कम हो जाता है तो हाइपोकैलेसीमिक टेटनी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑस्मोटिक डायरिया का इन्होंने एक केस बताया हुआ है कि 5 years old जो है आपके पास बच्चा है, ठीक है, क्रोनिक डायरिया के साथ आ रहा है। लास्ट 1 year ही स्टूलिंग 5 times a day, ठीक है, पासिंग अ लूज वाटरी स्टूल एवरी टाइम, और साथ में क्या है क्रैम्पी सेंट्रल एब्डोमिनल पेन है यूजुअली आफ्टर ईटिंग, ठीक है। आफ्टर ईटिंग है ना तो इट मीन्स दैट ऑस्मोटिक डायरिया टाइप हुई हुई है। एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ जूसेस ले रहा था, मीन्स सॉर्बिटोल इंटेक ज़्यादा हुआ है, ठीक है। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द जूसेस फॉर द वीक रिजल्ट्स इन द कंप्लीट इंप्रूवमेंट ऑफ द क्रोनिक डायरिया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सजेस्टिव होते हैं कि वो माँ बता रही होती है कि बहुत ज़्यादा इसने खाया था, ओवर ईटिंग की थी, या एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो उसने फ्रूट जूसेस लिए थे,
थे, ठीक है। और या फिर दूध पीने की वजह से जो है ना इसको प्रॉब्लम होती है, हज़म नहीं होता और इस तरह से ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस अलग से एक टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो है ना इन्होंने आगे ये सारी 1.1 एक्सप्लेन की हुई है कि ये इसकी वजह से डायरिया क्यों होगा, इसकी वजह से क्यों होगा, ठीक है। ये सारा उन्होंने वो बताया हुआ है। यहाँ पे हम आ जाते हैं सिक्रीटरी डायरिया की तरफ। सिक्रीटरी डायरिया जो है इसका केस अगर हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है टोडलर्स डायरिया। 15 months old child presented the 5 month history of intermittent diarrhea. He passes many stools per day containing food particles and growth and physical examination is normal, ठीक है। तो ये हमारी होती है टोडलर्स डायरिया, ठीक है। ये इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे टोडलर्स डायरिया के बारे में कि होता क्या है। क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक डायरिया होता है ऑफ इन्फेंसी, टोडलर्स डायरिया, ठीक है। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कि इसमें कोई भी एनाटॉमिकल, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शियस कॉज नहीं होता, कोई इन्फ्लेमेटरी कॉज नहीं होता, कोई बायोकेमिकल कोई कॉज नहीं होता, ठीक है। और डायरिया जो है उसका कोई भी कॉज नहीं होता, लेकिन वो डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम टोडलर्स डायरिया कहते हैं। इसमें वाटरी स्टूल्स आ रहे होते हैं और कभी कभार बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो पेरेंट्स बता रहे होते हैं कि ठीक है, फॉर्म्ड फूड पार्टिकल्स, पीज एंड कैरेट्स एंड म्यूकस इन स्टूल एंड वेट गेन एंड ग्रोथ है नॉर्मल, ठीक है। तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन ये जो है ना स्टूल्स आ रहे होते हैं और उसके अंदर फूड पार्टिकल्स आ रहे होते हैं। इट इज़ नाउन एज टोडलर्स डायरिया विदाउट एनी पैथोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद सेक्रेटरी डायरिया होता है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो हमने करनी है। इन्वेस्टिगेशंस में ब्लड एग्जामिनेशन है। ब्लड एग्जामिनेशन में आप ESR करवाओगे, हीमोग्लोबिन, TLC, DLC करवाओगे, CM इलेक्ट्रोलाइट्स करवाओगे जो कि कम हुए होंगे, स्टूल करवाओगे, उसी तरह ओवन पैरासाइट्स के लिए, पस सेल्स के लिए और ब्लड के लिए, ठीक है, ब्लड चेक करोगे। उसके बाद आप जो है वो स्टूल कल्चर है, स्टूल pH है, स्टूल इओसिनोफिल्स है, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट एक्चुअली हम लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए करवाते हैं। इसके बारे में ये होता है कि हम हाइड्रोजन गैस नॉर्मली हमारे जो रेस्पिरेशन होती है ना उसके अंदर नहीं आती एक्सपायरेशन में, ठीक है। लेकिन हम पेशेंट को क्या देते हैं, हम ना उसको कोई भी शुगर देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लैक्टोज देते हैं। तो उसके जो बैक्टीरिया, कोलोनिक बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो है ना उस लैक्टोज को ब्रेक करके ना उसमें से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन गैस भी जो होती है ना वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसको जो है ना लैक्टोज इंटॉलरेंस है। फिर डीज़ाइलोस टेस्ट होता है। ये हमने डिस्कस किया था कि क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस और उसको सीरियक डिजीज़ को हम जो है ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए डीज़ाइलोस टेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारा सूडान स्टेन होता है, इसके लिए हम प्रेजेंस ऑफ फैट के लिए करते हैं, ठीक है। फीकल फैट चेक कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सीरियक डिजीज़, ठीक है, जिसको आपको पता है कि उसमें एंटीबॉडीज़ वगैरह चेक करते हैं स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद हम सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए स्वेट क्लोराइड टेस्ट कर सकते हैं। बेरियम मील एंड बेरियम एनेमास कर सकते हैं ताकि हमें IBD का पता चल जाए, हर्शबर्ग्स डिजीज़ और ब्लाइंड लूप्स का पता चल जाए, मतलब जो भी कॉज है उसको रूल आउट करने के लिए। और बायोप्सीज हम करवा सकते हैं और एंडोस्कोपी करवा सकते हैं, ठीक हो गया। फिर इसकी जो मैनेजमेंट होती है, मतलब ये क्रोनिक डायरिया ना एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जब हम गो थ्रू करें। इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना वो सीरियक डिजीज़ है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, और अगर हम लिवर की बात करें तो उसमें विल्सन्स डिजीज़ है, ठीक है। तो इसको हम जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं। मैनेजमेंट में हम क्रोनिक डायरिया की क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि वो ऑस्मोटिक डायरिया है या सेक्रेटरी डायरिया है। उसकी कैरेक्टराइजेशन हमने कर ली। उसके बाद हमने DDs बना लिए कि क्या हो सकता है, वो जो सारे कॉजेज़ हैं उनको हमने DDs में रख लिया। फिर हमने लैब टेस्ट जो है वो उनको सारा वो करके हमने करेक्ट डायग्नोसिस की तरफ चले गए, ठीक है। उसके बाद जो है हमने ट्रीट किया अकॉर्डिंगली। अगर इन्फेक्शंस हैं तो उनको हमने ट्रीट किया, ठीक है। जैसे प्रोटोजोल इन्फेक्शंस हैं तो उसके लिए मेट्रोनाइडाजोल देते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है तो उनके लिए हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, ठीक है। अगर तो पोस्ट इन्फेक्शियस डायरिया है कि किसी भी इन्फेक्शन के बाद हुआ है तो उसके लिए हम कुछ फार्मूलाज यूज़ करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो हम कर सकते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए हम लैक्टोज फ्री इंटरवल्स रखेंगे, मतलब कि उसको दूध नहीं देंगे, उसकी जगह हम कुछ लैक्टोज फ्री मिल्क देंगे, ठीक है। ये योगर्ट दे सकते हैं। अगर मिल्क प्रोटीन एलर्जी है तो ये खुद ही जो है ना डिज़ोल्व हो जाती है। अगर हम जो है वो उसको मिल्क प्रोटीन आगे एलर्जी हम उसका टॉपिक पढ़ते हैं, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। IBD है तो उसके लिए आपको पता है कि हम जो है उसको ट्रीट करने के लिए एक तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है और दूसरे हमारी इम्यूनोसप्रेसेंट्स वगैरह होते हैं। ऑलरेडी मेडिसिन में हम ट्रीटमेंट IBD का डिस्कस कर चुके हैं। सीलिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट आपको पता है कि ग्लूटेन फ्री डाइट होती है, ठीक है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी हम पेशेंट की एजुकेशन करते हैं और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। और IBD जो है
IBS था ऊपर, IBS का ट्रीटमेंट भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मेडिसिन में। IBD का ट्रीटमेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं मेडिसिन में। हर्शस्प्रंग्स जो होती है उसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं और सर्जिकल ट्रीट करते हैं हर्शस्प्रंग्स डिजीज़ में, ठीक है। तो ये सारा था क्रोनिक डायरिया का। अब जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो हम इसका क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं। क्रोनिक डायरिया का जो यहाँ पे SCQ आया हुआ है वो देख लेंगे। 10 years old boy presented with on and off history of low grade fever and loose motions associated with tenesmus and pain abdomen for the last 1 year, ठीक है। तो 1 साल से है। हीमोग्लोबिन इज़ 8 grams/%, मतलब हीमोग्लोबिन कम हुआ हुआ है उसका। और TLC जो है 12,000 है और ESR जो है उसका 40 in the first hour है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि उसका जो हमारा थोड़ा सा आपको लग रहा होगा 3 DDs आपने उसके बनाने हैं, तो वो आप क्या क्या बना सकते हो इस पेशेंट के अंदर जो आपका 10 years का है, ठीक है। तो 10 years का जो बच्चा है उसमें क्या क्या हो सकता है। कोई IBD का इशू हो सकता है, ठीक है। एंटेरिक इन्फेक्शंस कोई हो सकते हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन केस हो सकता है, ठीक हो गया। इसके अलावा कोई आपकी जो है वही IBD हो गया, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकती है। उसको रूल आउट करने के लिए जो जो इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो हमने देखी हैं वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। कि ब्लड को कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट स्टूल देख लिया सारा, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट कर लिया लैक्टोज के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट से जो है हम लैक्टोज इंटॉलरेंस और बाकी चीज़ें करते हैं।